हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं दिलीप यादव टेक्निकल क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस सीरीज में कुल 25 प्रश्न हो गए। यदि इनमें से आप 23 का भी सही आंसर दे देते हैं तो मान लीजिए कि आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बेहतर है, ठीक है। और यदि आपका कम से कम स्कोर रहता है तो प्लीज़ अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर और कमेंट और लाइक जरूर करें। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध तापन में खालिस्तान से बने तापन अवयव से उच्चतम व्यवहारिक तापक्रम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो व्यवहारिक रूप में जो हीटर एलिमेंट बना होता है वो किस धातु का बना होता है उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो हीटर जो एलिमेंट होता है तापन अवयव, तो जो यहाँ पर पूछा है तापन अवयव, तो तापन अवयव होता है निकेल क्रोमियम की एक जो मिश्र धातु होती है उसको बोलते हैं नाइक्रोम। तो तापन जो अवयव बना होता है नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है और हाई रेजिस्टेंस के कारण इसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है और हीट ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण इसका टेम्परेचर हाई रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नाइक्रोम, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने हेतु किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए आप किस युक्ति का प्रयोग करोगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया है थर्मिस्टर, थायरिस्टर, ऑप्शन सी थायरेटॉन, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, थायरिस्टर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, थायरिस्टर, ठीक है। थायरिस्टर के द्वारा एसी और डीसी दोनों प्रकार की मोटरों की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी उपभोक्ता का समृद्ध लोड 2 किलोवाट है तथा उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का लोड गुणक क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर लोड गुणक पूछा गया है। तो लोड गुणक के लिए एक फार्मूला होता है, लोड गुणक बराबर होता है समृद्ध लोड अपॉन अधिकतम मांग, ठीक है। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं लोड गुणक बराबर कुल लोड अपॉन अधिकतम मांग। तो कुल लोड यहाँ पर या समृद्ध लोड कितना दिया है, 2 किलोवाट दिया है और अधिकतम मांग उपभोक्ता की कितनी है, 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किलोवाट अपॉन 1.5, ठीक है, किलोवाट। इसको हल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1.33, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है, तो 50 किलोमीटर लंबाई की केबल का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये 10 किलोमीटर लंबाई की एक केबल है, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर लंबाई की केबल है, उसका रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम दिया गया है आपको। और यहाँ पर 50 किलोमीटर लंबाई की केबल है, उसका रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप देखिए 1 किलोमीटर लंबाई की जो केबल है उसका रेजिस्टेंस आप ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद उसमें 50 का गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको हो जाएगा 50 किलोमीटर लंबाई की केबल का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी केबल का रेजिस्टेंस अपन ज्ञात करेंगे। 1 किलोमीटर लंबी केबल है, उसका रेजिस्टेंस 1 बटे क्या हो जाएगा, 10 मेगा ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 50 किलोमीटर का पूछा है तो 50 किलोमीटर का इसमें गुणा कर देंगे, 50 का 50 × 1/10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 ओम, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 मेगा ओम, ठीक है, 5 मेगा ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के परिणाम को
प्रत्यावर्ती वोल्टेज के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा दे, तो वहां पर कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप इन, स्टेप आउट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। और ये किस बात पर निर्भर करता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर रेशो का मान यदि 1 से ज्यादा है तो वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और यदि ट्रांसफार्मर रेशो का मान 1 से कम है तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि सौर सेल परिवर्तित करती है, मतलब जो सौर सेल है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, बी ऑप्शन दिया सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन दिया सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन दिया सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। तो जो सोलर सेल जो होता है, ठीक है, सोलर सेल तो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पीजो विद्युत प्रभाव खालिस्तान द्वारा विद्युत का उत्पादन है। ठीक है, यहाँ पर पीजो विद्युत प्रभाव की बात कही है, तो पीजो विद्युत प्रभाव होता है वो किसके द्वारा होता है, दाब के द्वारा होता है। पीजो विद्युत प्रभाव में जो विद्युत का उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है, दाब के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया रासायनिक प्रभाव द्वारा, तो रासायनिक प्रभाव द्वारा तो सेलों में ही उत्पन्न होता है, परिवर्ती क्षेत्र द्वारा ये भी नहीं होगा, तापमान द्वारा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो दाब द्वारा क्या होता है, पीजो प्रभाव में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा विद्युत का उत्पादन जो होता है दाब के द्वारा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य क्या है। अर्थात यहाँ पर प्रदीपित प्रकाश नलिका, अर्थात यहाँ पर एक ट्यूबलाइट की बात की गई है कि जो ट्यूबलाइट होती है उसके सीरीज में चौक क्यों लगाई जाती है। ठीक है, तो जो ट्यूबलाइट रहती है उसके सीरीज में चौक लगाने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि करंट के मान को सीमित करना, जिससे कि करंट उसके फिलामेंट में ज्यादा ना पहुंच पाए और फिलामेंट क्या हो, जलने से बचे। तो इस कारण से क्या करती है, वो वहां पर लगाई जाती है चौक, जो सीरीज में लगाई जाती है, वो करंट के मान को एक निर्धारित स्तर तक सीमित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं विद्युत स्पलिंग को रोकना, ठीक है, जो स्पार्किंग होती है उसको तो रोकती नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। वोल्टेज को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। ये सी ऑप्शन देता है विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार किसी संवृत्त नेटवर्क में सभी आई अनुपातों और ईएमएफ का बीजगणित योग सदैव होता है। ठीक है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार जो किसी सर्किट है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो उनका बीजगणित योग जो होता है शून्य होता है। ठीक है, उनका बीजगणित योग कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और जो किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये बात भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है। संवाहक का अर्थ यहाँ पर पूछा गया, संवाहक मींस होता है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। ठीक है, तो कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे ज्यादा चालक है। ठीक है, या कंडक्टर है या सबसे ज्यादा चालक है। तो यहाँ पर चालकता की बात कही गई है, तो सबसे अच्छी चालक धातु होती है वो चांदी होती है, उसके बाद होती है तांबा होती है, उसके बाद एल्युमिनियम होती है, गोल्ड होती है। ये क्या है,
ऊष्मा और विद्युत की सबसे ज्यादा चालक धातुएं हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चालक धातु की बात कही गई है, तो सबसे ज्यादा चालक धातु क्या हो जाएगी, यहाँ पर तांबा हो जाएगी। तो तांबा क्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा चालक धातु, तो इसका आंसर हो जाएगा वी। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के बाहर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस है उसकी लंबाई के समान अनुपात में बढ़ता है और उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती में के रूप में बढ़ता है। तो ठीक है, तो किसी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लंबाई के समान अनुपात में बढ़ता है, अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। पहले रेजिस्टेंस कितना था, 0.5 ओम था, अब लंबाई को दोगुना करेंगे। यहाँ पर लंबाई कितनी हो रही, दोगुनी होती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.8 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, चालकता की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन दिए हैं महो प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी दिया है ओम प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी दिया है महो प्रति मीटर और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो चालकता की यहाँ पर यूनिट पूछा गया है आपको। चालकता मींस होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है महो प्रति मीटर होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कंडक्टिविटी जो होती है ये रेजिस्टिविटी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1/RA/L। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी C इक्वल L/RA। ठीक है, यहाँ पर 1/RA, ये क्या है यहाँ पर 1/RA, यह है चालकता। चालकता की यूनिट क्या होगी, चालकता या अर्थात कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यहाँ पर यूनिट क्या रखें, यहाँ पर महो रखेंगे। ठीक है, और लंबाई की क्या रख देंगे, मीटर, और यहाँ पर ये एरिया है तो ये क्या रख देंगे, मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से मीटर ये कैंसिल हो जाएगा। तो चालकता की इकाई क्या आ जाएगी, महो प्रति मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक फेज मोटर का घूमने वाला भाग कहलाता है। ठीक है, जो सिंगल फेज मोटर होती है उसका घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दिया है रनिंग वाइंडिंग, बी ऑप्शन दिया है रोटर, सी ऑप्शन दिया है आर्मेचर, डी ऑप्शन दिया है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो जो सिंगल फेज मोटर होती है उसका घूमने वाला भाग क्या होता है, रोटर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, रोटर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14, अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है। ठीक है, अल्टरनेटर द्वारा कौन सी पैदा की जाती है धारा, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन दिया है डीसी एसी, डीसी एसी दोनों संपादित डीसी। ठीक है, तो जो अल्टरनेटर होता है फ्रेंड्स, ये कौन सी धारा उत्पन्न करता है, ये हमको एसी करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी, एसी। और डीसी की बात करें तो ये जनरेटर उत्पन्न करता है, डीसी एसी ये भी नहीं हो सकता, संपादित डीसी ये भी नहीं हो सकता। संपादित डीसी ये होता है पल्सेटिंग डीसी, उसके बारे में बोला गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ये बोलता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर रहता है उसकी यूनिट को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उसको किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में बात की गई है। ऑप्शन दिया है केवीए में, बी ऑप्शन है केवीआर में, सी ऑप्शन है केडब्ल्यू में, डी ऑप्शन है वाट में। तो फ्रेंड हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है और अल्टरनेटर, इन दोनों की जो यूनिट होती है ये क्या होती है, केवीए होती है। ठीक है, केवीए होती है। तो ऑप्शन अपने कौन सा सही होगा, ए होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवीए, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और सही होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इंटीग्रेटेड परपेट, डिजिटल, सूचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी युक्त जो मल्टीमीटर होता है वो शुद्ध एवं त्रुटि रहित अपन को क्या देता है, मान प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आईसी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है शुष्क सेल है, शुष्क सेल है। देखिए फ्रेंड्स, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, प्राइमरी सेल यदि इनको एक बार हम उपयोग कर ले, एक बार यदि ये डिस्चार्ज हो जाए तो क्या होता है, इनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल के कहलाता है प्राइमरी सेल कहलाता है। और वे सेल जिनको हम एक बार डिस्चार्ज हो गए और दोबारा इनको चार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं, तो वो वे सेल क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है शुष्क सेल क्या है, तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। ठीक है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। बोल्टियर सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, शुष्क और लेकलांसी सेल ये क्या है, प्राथमिक सेल है। जबकि निकल कैडमियम, निकल आयरन, लेड एसिड सेल ये सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आते हैं। तो शुष्क सेल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न करंट होता है। तो अल्टरनेटर द्वारा भी बताया था कि अल्टरनेटर कौन सा करंट उत्पन्न करता है, एसी करंट उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए सोना, चांदी, और सी ऑप्शन दिया तांबा, डी ऑप्शन दिया है ये सभी। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो कि जिनको अपन चुंबक क्षेत्र में रखते हैं तो तेजी से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षित होते हैं, वे पदार्थ के कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चुंबकीयशीलता होती है बहुत कम होती है, इस कारण से प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन से पदार्थ हैं, वो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आप देखिए यहाँ पर सोना, सोने को आप चुंबक क्षेत्र में रखोगे तो प्रतिकर्षित होगा, चांदी को रखोगे जब भी प्रतिकर्षित होगा, और तांबा को आप चुंबक क्षेत्र में रखोगे तो वो भी प्रतिकर्षित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। तो ये सभी क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एसी उत्पन्न करने वाली मशीन को कहा जाता है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था कि जो एसी उत्पन्न करती है वो कौन सी मशीन होती है, अल्टरनेटर रहती है। तो यहाँ पे ये पूछा कि एसी उत्पन्न करने वाली मशीन को क्या कहा जाता है, तो एसी उत्पन्न करने वाली मशीन को क्या कहेंगे, तो अल्टरनेटर कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर ए हो जाएगा। ठीक है, और डीसी उत्पन्न करेगी तो वो हो जाएगा जनरेटर। मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटर तो एक युक्ति है। ठीक है, एक युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या आवेश को संचित करते हैं। यहाँ पर पूछा कैपेसिटर का यूनिट, तो कैपेसिटर का यूनिट नहीं होता, यहाँ पर ये होता है कैपेसिटेंस का यूनिट। यहाँ पर हो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराड। ठीक है, और इंडक्टेंस किसकी इकाई, ये हेनरी की इकाई क्या है, हेनरी किसकी इकाई है, ये है इंडक्टेंस की इकाई, इंडक्टेंस। ठीक है, और फैराड बता ही दिया है, ओम किसकी है, रेजिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फैराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि काउंटर ईएमएफ को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, काउंटर ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। काउंटर ईएमएफ के नाम से क्या जाना जाता है, ऑप्शन दिया है एएमएफ, वैक ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो काउंटर ईएमएफ के नाम से जिसको जाना जाता है वो होता है बैक ईएमएफ, ठीक है, विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसका दूसरा नाम है विरोधी विद्युत वाहक बल, या बोलते हैं बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ। ये मोटरों में उत्पन्न होता है जिसकी दिशा अप्लाइड वोल्टेज के विपरीत होती है, इस कारण से इसको बैक ईएमएफ बोला जाता है। ये क्या करता है, करंट के मान को कंट्रोल करता है डीसी मोटर में, ठीक है। इसी के कारण डीसी मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है एक वोल्टमीटर जिसके द्वारा अधिकतम 20 वोल्ट मापा जा सकता है, ठीक है, और 100 वोल्ट मापने के लिए इस मीटर का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा अगर मीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। आपके पास एक वोल्टमीटर है जो कि 20 वोल्ट माप सकता है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है 100 वोल्ट मापना है वहां पर, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के सीरीज में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको मल्टीप्लायर कहते हैं। तो उस रेजिस्टेंस का मान क्या होगा वो ऑप्शन में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है आपको 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 8 ओम, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं। तो आपको वो मल्टीमीटर का जो मल्टीप्लायर होता है उसका रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है Rx इक्वल Rm n-1, ठीक है। Rm क्या है यहाँ पर, Rm जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, और n क्या है यहाँ पर, वोल्टमीटर गुणक है। वोल्टमीटर गुणक n का मान कहाँ से निकाले, n इक्वल कितना मापना है हमको, अधिकतम सीमा उसकी कितनी है, अधिकतम सीमा कितनी है उसकी 100 वोल्ट मापना है, और उसकी सीमा कितनी है मिनिमम 20 वोल्ट। तो यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा, 20 पंजे 100, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान पुट कर दिए, Rm कितना है, ये 2 ओम, 2, n का मान कितना है 5 - 1, ये क्या हो जाएगा 2 × 4 इक्वल 8 ओम, ठीक है। तो वोल्टमीटर के सीरीज में हमको 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जब हम उसके द्वारा क्या नाप सकते हैं 100 वोल्ट का वोल्टेज माप सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर ईएमएफ ड्राइव सेल सीरीज में जुड़े हैं और प्रत्येक की वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि सेलों के संगठन के सिरों पर 5 ओम की बाहरी प्रतिरोध जोड़ी हो तो बहने वाली करंट का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो जब सेल सीरीज में जुड़े होते हैं, ये सीरीज में जुड़े होते हैं, तो उसके लिए आपको करंट निकालना होता है। उसका एक फार्मूला होता है I = NE/NR + R। n क्या है यहाँ पर, सेलों की संख्या, n कितना, सेलों की संख्या कितनी है 20 है, ठीक है। E क्या है यहाँ पर, एक सेल का ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ कितना दिया है 1.5, तो यहाँ पर 1.5, और R क्या है, स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 0.5 ओम दिया है, तो यहाँ पर 0.5 ओम कर दीजिए, और बाहरी रेजिस्टेंस का मान R इक्वल कितना दिया है 5 ओम, तो यहाँ पर 5 ओम रख दीजिए। अब ये सारी वैल्यू है इस फार्मूले पे पुट अप कीजिए, तो यहाँ पर n का मान कितना है 20 सेल है, और एक सेल का ईएमएफ कितना है 1.5 है, और n का मान फिर 20, एक स्मॉल r का मान कितना है 0.5 प्लस r का मान कितना है 5। इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में गुणा करोगे 2 का तो दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 30/15, इसको कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 2 एम्पियर सी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 25। और स्थान जहां पर अचानक लोड बढ़ जाने अथवा कम हो जाने की संभावना होती है वहां पर कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा लोड बढ़ता है और लोड घटता है तो वहां पर हम किस जनरेटर का उपयोग करते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
तो जहां पर ज्यादा लोड घटता और बढ़ता है वहां पर हम कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। शंट जनरेटर का उपयोग कहां करते हैं? बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।